कहानी की शुरुआत डेविड बरोज नाम के एक शख्स से होती है जो कभी बोस्टन का एक सम्मानित लॉ प्रोफेसर था, लेकिन आज उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उस पर अपने ही 3 साल के मासूम बेटे मैथ्यू की बेरहमी से हत्या करने का आरोप साबित हो चुका है। अदालत के अनुसार उसने बेसबॉल बैट से अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। हर सबूत, हर गवाह और फॉरेंसिक रिपोर्ट उसी की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन इतने पक्के सबूतों के बावजूद डेविड आखिरी सांस तक खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसका कहना था कि उसने कभी अपने बेटे को हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी उसके दिल में एक ऐसा बोझ था जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि जिस रात मैथ्यू की मौत हुई थी उसी ने अपने बेटे की लाश उसके कमरे में सबसे पहले देखी थी। इसी जुर्म की सजा काटते हुए डेविड पिछले 5 सालों से मेन की सबसे खतरनाक ब्रिग्स जेल में बंद है। इस दौरान उसने दुनिया से लगभग हर रिश्ता तोड़ दिया। वह किसी से मिलना तक पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी नहीं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। उससे मिलने उसकी पूर्व साली रेचल मिल्स आती है, जो पहले एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रह चुकी है। रेचल उसके सामने एक हाल ही में खींची गई तस्वीर रखती है जो एक मनोरंजन पार्क में ली गई थी। पहली नजर में यह सिर्फ एक साधारण फोटो लगती है, लेकिन जैसे ही डेविड उसकी तरफ ध्यान से देखता है उसकी सांसें थम जाती हैं। तस्वीर के पीछे एक लड़का दिखाई देता है जो बिल्कुल उसके बेटे मैथ्यू जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह 5 साल बड़ा दिख रहा था। इतना ही नहीं, उसके गाल पर वही जन्म का निशान भी मौजूद था जो मैथ्यू के चेहरे पर हुआ करता था। 5 साल बाद पहली बार डेविड के मन में एक ऐसी उम्मीद जन्म लेती है जो नामुमकिन लग रही थी। क्या उसका बेटा सच में जिंदा है? अगर ऐसा है तो जिस बच्चे की हत्या का इल्जाम उस पर लगा वह आखिर था कौन? उसी पल डेविड एक फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बेटे को ढूंढ कर रहेगा और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। लेकिन इससे पहले कि रेचल उसे पूरी बात बता पाती, जेल का गार्ड वेसन अचानक वहाँ पहुँच जाता है और डेविड को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। हैरानी की बात यह थी कि डेविड को ले जाते समय वेसन चुपके से किसी को यह खबर भी दे देता है कि रेचल उससे मिलने आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जेल के अंदर भी कोई हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। इसके बाद डेविड पूरी बात जेल के वार्डन फिलिप मैकेंजी को बताता है, जो उसके परिवार का पुराना दोस्त भी है। फोटो देखने के बाद फिलिप के मन में भी शक पैदा होने लगता है कि शायद डेविड सच बोल रहा है और मैथ्यू वाकई जिंदा हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए वह डेविड के पिता लेनी बरोज से पुराने केस की पूरी फाइल मंगवाता है। लेनी खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। शुरुआत में उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता कि उनका पोता जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी वह पूरी केस फाइल चोरी छिपे एक गार्ड के जरिए डेविड तक पहुंचा देते हैं। उधर दूसरी तरफ डेविड की पूर्व पत्नी शेरिल अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी और अब वह एक बेटी की मां बनने वाली थी। रेचल उससे मिलने जाती है ताकि उसे फोटो के बारे में बता सके, लेकिन जब वह अपनी बहन को इतने सालों बाद पहली बार खुश देखती है तो उसके कदम रुक जाते हैं। वह सोचती है कि अगर यह खबर झूठ निकली तो उसकी बहन की जिंदगी एक बार फिर टूट जाएगी, इसीलिए वह फिलहाल यह राज अपने सीने में ही दबा कर रख लेती है। इसी बीच जेल के अंदर डेविड की जिंदगी अचानक खतरे में पड़ जाती है। समनर नाम का एक कैदी जानबूझकर उससे झगड़ा शुरू कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब डेविड के पास जीने की एक वजह थी, इसलिए वह पूरी ताकत से मुकाबला करता है और समनर को बुरी तरह पीट देता है। तभी वेसन और बाकी गार्ड्स वहां पहुंचकर लड़ाई रोक देते हैं, लेकिन इस पूरी घटना में डेविड एक बेहद डरावनी बात नोटिस करता है। उसे महसूस होता है कि वेसन ने जानबूझकर समनर को उस पर हमला करने दिया था, मानो दोनों पहले से मिले हुए हों और उनका मकसद सिर्फ एक था, डेविड को हमेशा के लिए खत्म करना। अब डेविड पुराने केस की हर फाइल को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे जांच में कई बड़ी खामियां दिखाई देने लगती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसके खिलाफ झूठी गवाही दी गई थी, इसलिए वह रेचल से एक महिला गवाह हिल्डा विंसलो का पता लगाने को कहता है, जिसने अदालत में उसके खिलाफ बयान दिया था। डेविड को पूरा विश्वास था कि जिसने मैथ्यू को गायब किया उसी ने हिल्डा को भी झूठ बोलने पर मजबूर किया था, लेकिन उसी रात हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। वेसन चुपके से डेविड को उसकी सेल से बाहर निकालकर जेल के एक सुनसान हिस्से में ले जाता है। वहाँ उसका इरादा साफ था, डेविड को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देना। लेकिन ऐन वक्त पर डेविड उसके हमले से बच निकलता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हुए भागने लगता है। भागते हुए वह वेसन से पूछता है कि आखिर वह उसे क्यों मारना चाहता है। तब वेसन ऐसी बात कह देता है जो पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना देती है। वह कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि डेविड ने उनका पैसा ले लिया था। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी सच्चाई बता पाता, पीछे से एक दूसरा गार्ड आता है और डेविड के सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तब उसे एक बात पूरी तरह समझ आ जाती है, कोई बहुत ताकतवर इंसान हर कीमत पर उसे इस जेल के अंदर दफन रखना चाहता है, क्योंकि अगर वह बाहर निकल गया तो कई ऐसे राज सामने आ जाएंगे जो सालों से छिपाए गए हैं। कुछ देर बाद वार्डन फिलिप उससे मिलने आता है और एक बेहद अहम बात बताता है। वह कहता है कि डेविड पर जितने भी हमले
हुए हैं, उन सब की शुरुआत उसी दिन से हुई जब रेचल उसे वह रहस्यमयी तस्वीर दिखाकर गई थी। अब फिलिप को भी पूरा यकीन होने लगा था कि मैथ्यू सच में जिंदा है और जिसने सालों पहले उसका अपहरण किया था उसके पास इतनी ताकत और पैसा है कि वह जेल के गार्ड्स और कैदियों तक को खरीद सकता है, सिर्फ इसलिए ताकि डेविड कभी सच तक न पहुंच सके और अपने बेटे की तलाश शुरू ही न कर पाए। इसके बाद वार्डन फिलिप एक बेहद खतरनाक लेकिन शानदार प्लान तैयार करता है। इस मिशन में उसका साथ देता है उसका बेटा एडम मैकेंजी, जो बोस्टन पुलिस में एक सार्जेंट है और डेविड का सबसे अच्छा दोस्त भी। अब इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह डेविड को जेल से बाहर निकालना ताकि वह अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढ सके और इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सके। योजना के मुताबिक एडम जानबूझकर ऐसा नाटक करता है जैसे डेविड ने उस पर हमला कर दिया हो। दूसरी तरफ फिलिप खुद को बंधक बनने का नाटक करता है जिससे जेल की सिक्योरिटी को यकीन हो जाए कि डेविड जबरदस्ती भाग रहा है। उनकी यह चाल काम कर जाती है और देखते ही देखते वे लोग ब्रिग्स जेल की कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आजादी का यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ ही मिनटों में पूरे राज्य की पुलिस को जेल से फरार होने की खबर मिल जाती है। देखते ही देखते डेविड की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक हर जगह सिर्फ उसी की खबर चल रही थी। अब डेविड पूरे देश का सबसे वांटेड भगोड़ा बन चुका था। फिलिप की मदद से पुलिस को चकमा देते हुए डेविड आखिरकार एक शॉपिंग सेंटर पहुंचता है जहां रेचल पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। रास्ते में रेचल उसे अपनी जांच में मिले कुछ चौंकाने वाले सच बताती है। उसे पता चला है कि हिल्डा विंस्लो, वही महिला जिसने अदालत में डेविड के खिलाफ गवाही दी थी, ट्रायल खत्म होते ही अपनी पहचान बदलकर न्यूयॉर्क चली गई थी। लेकिन इसके बाद रेचल एक ऐसी बात बताती है जो पूरे केस की नींव हिला देती है। जिस बच्चे की लाश को मैथ्यू मानकर दफनाया गया था उसका चेहरा इतनी बुरी तरह खराब हो चुका था कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। उसकी पहचान सिर्फ डीएनए टेस्ट के आधार पर की गई थी और अब यही एक बात पूरे मामले को पहले से भी ज्यादा रहस्यमय बना देती है। उधर दूसरी तरफ FBI भी इस केस में कूद पड़ती है। इस ऑपरेशन की कमान सीनियर एजेंट मैक्स विलियम्स और उसकी बेटी एजेंट सारा ग्रीर संभालते हैं। जैसे जैसे वे जांच आगे बढ़ाते हैं उन्हें शक होने लगता है कि डेविड के जेल से भागने में फिलिप और एडम मैकेंजी का हाथ हो सकता है। उनका शक तब और गहरा जाता है जब उन्हें पता चलता है कि बरोज और मैकेंजी परिवार कई दशकों से एक दूसरे के बेहद करीबी रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में डेविड से मिलने आने वाली इकलौती इंसान उसकी पूर्व साली रेचल थी। जब FBI जेल की CCTV रिकॉर्डिंग निकलवाती है तो पता चलता है कि रेचल और डेविड की मुलाकात वाली फुटेज कुछ घंटे पहले ही सिस्टम से डिलीट कर दी गई थी। अब साफ था कि कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति सबूत मिटाने में लगा हुआ है। इसी बीच FBI को गार्ड वेसन का पता मिलता है और वे उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन डेविड उनसे पहले ही वेसन तक पहुंच चुका था। अपनी जान के डर से वेसन पहले ही अपनी पत्नी और बेटी को किसी सुरक्षित जगह भेज चुका था। वह जानता था कि जिन लोगों के लिए वह काम कर रहा था वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। डेविड सीधे उससे सवाल करता है कि आखिर मैथ्यू के गायब होने के पीछे कौन है। वेसन बताता है कि उसे सिर्फ जेल के अंदर डेविड पर नजर रखने के पैसे मिलते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही रेचल वह फोटो लेकर आई हालात पूरी तरह बदल गए। वह यह भी चेतावनी देता है कि इस पूरे खेल के पीछे बेहद ताकतवर लोग हैं जो अपने राज्य छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। डेविड उससे सच बोलने और अपने बेटे तक पहुंचने में मदद करने की गुहार लगाता है, लेकिन वेसन साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था कि अब सिर्फ डेविड ही नहीं बल्कि उसका अपना परिवार भी इस खतरनाक जाल में फंस चुका है। तभी अचानक रेचल को घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। रेचल तुरंत दौड़ कर आती है और डेविड से बिना देर किए वहां से निकलने को कहती है। अगले ही पल FBI की एजेंट सारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मैक्स को जेल के एक कैदी से पता चलता है कि जिस रात डेविड पर हमला हुआ था उस रात वेसन ने उसकी सेल अपने निजी इमरजेंसी की से खोली थी। उसने कंट्रोल रूम से दरवाजा खुलवाने की बजाय खुद ताला खोला था। यह हरकत बेहद संदिग्ध थी और साफ इशारा कर रही थी कि वह कुछ छिपाना चाहता था। अब डेविड और रेचल जांच को आगे बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में डेविड एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि मरने से पहले वेसन उसे एक बर्नर फोन देकर गया था। उसी फोन से वह एक रहस्यमयी आदमी स्टेफानो के संपर्क में रहता था जो उसे डेविड के बारे में आदेश देता था। कुछ देर बाद अचानक वही फोन बज उठता है। दूसरी तरफ खुद स्टेफानो होता है। वह मैथ्यू की मौत का मजाक उड़ाते हुए ऐसी बातें करता है जैसे उसे उस रात की पूरी सच्चाई पहले से पता हो। उसकी बातें सुनकर डेविड का यकीन और मजबूत हो जाता है कि उसके बेटे के गायब होने और उसे झूठे केस में फंसाने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है। इधर FBI की एजेंट सारा वेसन के बैंक रिकॉर्ड खंगालती है। जांच में सामने आता है कि डेविड के जेल जाने के बाद से वेसन को लगातार एक शेल कंपनी के जरिए पैसे
भेजे जा रहे थे जिसका रजिस्ट्रेशन केमैन आइलैंड्स में था। इसका मतलब साफ था कि कोई गुप्त संगठन सालों से उसे फंड कर रहा था। मैक्स और सारा एक थ्योरी बनाते हैं कि शायद वेसन ने डेविड को मारने की कोशिश की थी और बाद में डेविड बदला लेने उसके घर पहुंचा। ये बात सुनने में तो सही लगती थी, लेकिन इससे एक सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल रहा था। आखिर डेविड जेल से भागा ही क्यों? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए FBI डेविड की जेल सेल की तलाशी लेती है। वहाँ उन्हें पुरानी जांच की फाइल मिलती है जो वहाँ कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। उसी फाइल में उन्हें हिल्डा विंसलो का नाम मिलता है और वे यह मान लेते हैं कि डेविड शायद उससे बदला लेने के लिए न्यूयॉर्क गया है। उधर डेविड और रेचल भी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। पुलिस से छिपने के लिए रेचल अपने पुराने बॉयफ्रेंड हेडन से मदद मांगती है और उससे उसका खाली अपार्टमेंट कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत ले लेती है। हेडन अभी भी रेचल से प्यार करता था, इसलिए वह तुरंत मान जाता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरों में हेडन गलती से डेविड को रेचल के साथ देख लेता है। अब डेविड की लोकेशन किसी भी वक्त लीक हो सकती थी। इसी दौरान स्टेफानो, जो बाद में एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी निकलता है, चुपके से शेरिल के घर में घुस जाता है। वह किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा था जिसका संबंध इस पुराने केस से था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। सामने वाला उसे कुछ आदेश देता है और स्टेफानो बिना एक भी सवाल किए तुरंत उसे मान लेता है। इससे साफ पता चलता है कि असली खिलाड़ी कोई और है जिसके इशारों पर सब लोग काम कर रहे हैं। उधर आधी रात को एडम के फोन पर एक रहस्यमयी मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही वह बिना समय गंवाए सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह मैथ्यू की कब्र खोदना शुरू कर देता है। ये देखकर साफ समझ आ जाता है कि इस कब्र के नीचे सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि सालों पुरा एक ऐसा राज दफन है जो पूरी कहानी बदल सकता है। इसके बाद कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है जब डेविड अपने परिवार के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वहाँ फिलिप, एडम, रेचल और उसका उस समय का बॉयफ्रेंड हेडन भी मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी रेचल एक ऐसे आदमी की तरफ इशारा करती है जो दूर खड़ा उन्हें लगातार देख रहा था। एडम बताता है कि उसका नाम स्कंक है, जो कभी उनका स्कूलमेट था लेकिन अब एक खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है। और ठीक इसी समय वर्तमान में FBI का एक एजेंट शेरिल के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि डेविड के जेल से भागने से कुछ दिन पहले रेचल उससे मिलने जेल गई थी। ये बात सुनते ही शेरिल के चेहरे का सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसके बेटे की मौत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। FBI का एजेंट शेरिल से कहता है कि अगर रेचल या डेविड उससे संपर्क करें या फिर उन्हें लेकर कोई भी जानकारी मिले तो वह तुरंत FBI को खबर दे। अब हर किसी की नजर सिर्फ डेविड पर थी। इसी बीच फिलिप डेविड के पिता लेनी और उसकी बहन सोफी से मिलने पहुंचता है। वहां वह उन्हें बताता है कि रेचल ने डेविड को एक ऐसी तस्वीर दिखाई है जिससे लगता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। इतना ही नहीं, उस तस्वीर को देखने के बाद से ही लगातार डेविड को मारने की कोशिश की जा रही है। फिलिप के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही मतलब था। कोई बहुत ताकतवर इंसान हर हाल में चाहता है कि डेविड कभी अपने बेटे की सच्चाई तक न पहुंच पाए। इसके बाद फिलिप और लेनी सोफी के सामने एक ऐसा राज खोलते हैं जिसे उन्होंने 5 सालों तक छिपा कर रखा था। वे बताते हैं कि उन्होंने ही उस बेसबॉल बैट को जमीन में दफनाया था जिसे पुलिस ने हत्या का हथियार बताया था। उस समय दोनों को यकीन था कि डेविड अपनी नींद में आने वाले भयानक दौरे के दौरान गलती से मैथ्यू की मौत का कारण बन गया था, इसलिए उन्होंने बेटे को बचाने के लिए सबूत छिपा दिया। लेकिन जब अदालत में हिल्डा विंसलो ने यह गवाही दी कि उसने अपनी आंखों से डेविड को वही बेसबॉल बैट दफनाते हुए देखा था, तब फिलिप और लेनी भी हैरान रह गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह बयान पूरी तरह झूठ था। दूसरी तरफ रेचल को उसके पुराने साथी जिम का फोन आता है। जिम बताता है कि उसे हिल्डा विंसलो की नई लोकेशन मिल गई है, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी इस केस को दुनिया के सामने सनसनीखेज खबर बनाकर अपनी पहचान बनाने में थी। रेचल तुरंत मना कर देती है। उसके लिए खबर से ज्यादा जरूरी अपने भांजे की जान थी। इसके बाद रेचल अपनी बहन शेरिल को फोन करती है और पहली बार उसे सच बताती है कि वह इस समय डेविड के साथ है और उन्हें पूरा शक है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही शेरिल की दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। 5 सालों से जिस बेटे को वह मरा हुआ मान चुकी थी, उसके जिंदा होने की उम्मीद उसके अंदर फिर से जाग उठती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि सच तो यह था कि उसने कभी अपने बेटे को दिल से भुलाया ही नहीं था। खुद को संभालने के लिए शेरिल वॉशरूम जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी महिला गर्ट्रूड से होती है, जो बड़ी शालीनता से अपना परिचय देती है। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात आगे चलकर कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। उधर पुलिस फिलिप और लेनी को बताती है कि पिछली रात किसी ने मैथ्यू की कब्र खोदकर वहां से उसकी लाश गायब कर दी है। यह सुनते ही फिलिप समझ जाता है कि ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, और वो था एडम। इधर FBI के मैक्स और सारा डेविड को पकड़ने के लिए नई योजना बनाते हैं। उन्हें यकीन था कि जैसे ही डेविड को हिल्डा की नई पहचान और पता मिलेगा, वह सीधे उसी के पास जाएगा। FBI धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रही थी।
ये समझते ही रेचल एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपना फोन डेविड को दे देती है और जानबूझकर खुद पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाती है ताकि FBI का पूरा ध्यान उसी पर चला जाए और डेविड आराम से हिल्डा तक पहुंच सके। पूछताछ के दौरान रेचल शुरू में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन जब मैक्स उसे फरार कैदी की मदद करने के आरोप में जेल भेजने की धमकी देता है तब वह सिर्फ इतना स्वीकार करती है कि वह हिल्डा विंसलो की तलाश कर रही थी। लेकिन तभी मैक्स को एहसास हो जाता है कि रेचल जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है ताकि डेविड उनसे पहले हिल्डा तक पहुंच जाए, और ठीक ऐसा ही होता है। रेचल की कुर्बानी की वजह से डेविड चुपचाप हिल्डा के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब बंदूक की नोक पर हिल्डा आखिरकार 5 साल पुराना सच उगल देती है। वह बताती है कि उसे स्कंक नाम के अपराधी ने झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। स्कंक बोस्टन के खतरनाक माफिया बॉस निक्की फिशर का सबसे भरोसेमंद आदमी था। उसने हिल्डा को धमकी दी थी कि अगर उसने अदालत में झूठ नहीं बोला तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। साथ ही उसने उसकी बेटी का जुए का कर्ज चुकाने का लालच भी दिया था। बदले में उसे सिर्फ इतना कहना था कि उसने डेविड को बेसबॉल बैट दफनाते हुए देखा था। सारी सच्चाई बताने के बाद हिल्डा डेविड को वहां से भागने में भी मदद करती है ताकि FBI उसे पकड़ न सके। लेकिन जैसे ही डेविड वहां से निकलता है, हिल्डा चुपके से स्कंक को फोन करके बता देती है कि डेविड उसके पास आया था और उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। स्कंक उसे चुप रहने का आदेश देता है और कहता है कि वह खुद उससे मिलने आ रहा है। उधर FBI एजेंट सारा डेविड का पीछा करते करते इमारतों की छतों तक पहुंच जाती है। आखिरकार वह उसे चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा लगता है कि अब डेविड का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी वह ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह ऊंची इमारत की छत से छलांग लगा देता है और नीचे गुजर रहे एक ट्रक की छत पर जाकर गिरता है। ट्रक आगे बढ़ जाता है और डेविड एक बार फिर FBI की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। इधर फिलिप और लेनी एडम से मैथ्यू की लाश के बारे में सवाल करते हैं। तब एडम बताता है कि उसने पिछली रात कब्र इसलिए खोदी थी ताकि नया DNA सैंपल लेकर डेविड की बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर कोई लाश थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई साल पहले ही किसी ने लोहे की रॉड से ताबूत खोलकर शव चुरा लिया हो। यह सुनकर फिलिप, लेनी और एडम तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ एक गलत जांच नहीं थी, बल्कि कई सालों से रचा गया बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद तीनों शुरुआत से पूरे केस की दोबारा जांच करने का फैसला करते हैं। उधर शेरिल एक चैरिटी फंड रेजिंग कार्यक्रम में भाषण दे रही होती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसका नया पति रोनाल्ड उसकी मुलाकात उसी अमीर महिला गर्ट्रूड से करवाता है जो उनकी संस्था को बड़ी रकम दान देती है। बाहर से देखने पर गर्ट्रूड बेहद नेक और सम्मानित महिला लगती थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बाद में पता चलता है कि गर्ट्रूड भी स्टेफानो के साथ मिलकर उसी खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा है जो सालों से डेविड का पीछा कर रहा है। स्टेफानो उसे बताता है कि रेचल के पास अभी भी वह तस्वीर मौजूद है जिसमें मैथ्यू जैसा दिखने वाला लड़का दिखाई देता है और इस समय रेचल FBI की हिरासत में है। इसके बाद कहानी अचानक एक समुद्र किनारे पहुंचती है। वहां एक छोटा लड़का खुशी खुशी खेल रहा होता है। तभी एक महिला उसे थियो कहकर आवाज लगाती है। लड़का तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि यही असली मैथ्यू बरोज है जो अब एक नई पहचान और नई जिंदगी जी रहा है। उधर डेविड किसी तरह बचकर फिर से हेडन के अपार्टमेंट में छिप जाता है। कुछ देर बाद हेडन वहां पहुंचता है और गुस्से में रेचल के बारे में पूछता है। डेविड उसे बताता है कि रेचल ने खुद को जानबूझकर गिरफ्तार कराया ताकि वह हिल्डा तक पहुंच सके। ये सुनकर हेडन भड़क उठता है और पुलिस को खबर देने की धमकी देता है। लेकिन तभी डेविड एक ऐसी बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। वह कहता है कि मैथ्यू जिंदा है। इसके बाद डेविड पूरी कहानी बताता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसके बेटे की हत्या नहीं हुई थी बल्कि माफिया ने उसका अपहरण किया था। वह यह भी बताता है कि हिल्डा से निकलते समय उसने जानबूझकर ऐसा इंतजाम किया था ताकि स्कंक खुद न्यूयॉर्क तक उसका पीछा करे, क्योंकि स्कंक निक्की फिशर का सबसे भरोसेमंद आदमी था और डेविड को उम्मीद थी कि उसी के जरिए वह आखिरकार अपने बेटे तक पहुंच जाएगा। डेविड फैसला करता है कि अब वह अकेले ही आगे बढ़ेगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रेचल की जान और ज्यादा खतरे में पड़े। लेकिन हेडन उसे साफ शब्दों में कह देता है कि रेचल कभी पीछे हटने वाली नहीं है। जब बात उसके अपने भांजे की होगी तो वह आखिरी सांस तक सच का पीछा करेगी। यह कहकर हेडन डेविड को अपने अपार्टमेंट में छिपने की इजाजत दे देता है। उधर FBI एजेंट मैक्स और सारा हिल्डा से लगातार पूछताछ कर रहे होते हैं। उन्हें पूरा शक था कि हिल्डा ने डेविड की मदद की है और जानबूझकर उसे अपने अपार्टमेंट से फरार होने दिया। लेकिन चाहे वे उससे कितने भी सवाल पूछें, हिल्डा एक शब्द तक नहीं बोलती। वह जानती थी कि अगर उसने सच बताया तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैक्स और सारा की उलझन और बढ़ जाती है। आखिर जिस महिला की गवाही की वजह से डेविड 5 साल जेल में सड़ता रहा, वही आज उसकी मदद क्यों कर रही थी? सबसे हैरानी की बात यह थी कि डेविड उसके पास बदला लेने नहीं गया था बल्कि हिल्डा ने खुद उसे बचाकर वहां से निकलने दिया था। इसी बीच
फिलिप, लेनी और एडम फिर से उस रात की हर घटना जोड़ने लगते हैं जिस रात मैथ्यू के मरने की बात कही गई थी। तभी लेनी को एक पुरानी बात याद आती है। उस रात शेरिल को अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल आया था जिसमें बस एक्सीडेंट की बात कही गई थी, लेकिन पूरी केस फाइल में कहीं भी उस बस हादसे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। एडम तुरंत जांच करवाता है और जो सच सामने आता है वह सबको हिला देता है। उस रात सिर्फ उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे बोस्टन में कहीं भी कोई बस एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। यानी शेरिल को घर से बाहर बुलाने के लिए झूठ बोला गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह झूठ किसी और ने नहीं बल्कि रोनाल्ड ने बोला था, जो उस समय शेरिल का बॉस था और आज उसका पति बन चुका था। उसने नकली इमरजेंसी कॉल करके शेरिल को घर से दूर भेज दिया था, ठीक उसी रात जब मैथ्यू रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। यह बात पता चलते ही लेनी सीधे अस्पताल पहुंचकर रोनाल्ड का सामना करने जाता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात शेरिल से हो जाती है। लेनी उसे सारी सच्चाई बता देता है और रोनाल्ड के झूठ का भी खुलासा करता है। शुरुआत में शेरिल को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि लेनी उसके पति पर बेवजह शक कर रहा है, क्योंकि रोनाल्ड ने पहले ही उसे समझा दिया था कि बस हादसे के मरीजों को दूसरे अस्पताल भेज दिया गया था। उस समय यह बात बिल्कुल सामान्य लगी थी, लेकिन जैसे ही लेनी वहां से चला जाता है शेरिल के मन में भी शक पैदा होने लगता है। वह तुरंत रोनाल्ड को फोन करती है, लेकिन वह उसकी एक भी कॉल का जवाब नहीं देता। उधर डेविड और हिल्डा पहले से तय की गई जगह पर मिलने की तैयारी करते हैं। हेडन खुद उसे वहां छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एहतियात के तौर पर अपना पिस्टल भी उसे दे देता है। इसी दौरान सारा रेचल का सामान खंगालते हुए उसके बैग में रखी वही रहस्यमयी तस्वीर देखती है। उसे अजीब लगता है कि उस फोटो में न तो रेचल है, न उसका परिवार और न ही डेविड। वह रेचल से बार बार पूछती है कि आखिर इस तस्वीर का मतलब क्या है, लेकिन रेचल हर सवाल पर चुप रहती है। वह किसी भी कीमत पर डेविड की जांच को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। कुछ समय बाद हेडन अपने प्रभाव और पैसों का इस्तेमाल करके रेचल की $10 लाख की जमानत भर देता है। अब रेचल फिर से आजाद थी और डेविड की मदद करने के लिए वापस लौट आती है। जैसा डेविड ने सोचा था वैसा ही होता है। स्कंक आखिरकार वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में हिल्डा से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों बात कर पाते डेविड सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। स्कंक बिना एक पल गंवाए हिल्डा को गोली मारकर हमेशा के लिए चुप करा देता है। इसके बाद डेविड और स्कंक के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डेविड के हाथ से गलती से गोली चल जाती है, जबकि स्कंक वहां से भाग निकलता है। डेविड उसका पीछा करता है और कुछ दूर जाकर उसे घायल हालत में पकड़ लेता है। यही मौका था जिसका उसे इंतजार था। वह स्कंक को एक सुनसान इमारत में ले जाकर उससे अपने बेटे के बारे में सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जब मैक्स और सारा मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्कंक ने हिल्डा की हत्या की और फिर खुद वहां से भाग गया। ये बात उन्हें भी अजीब लगती है, क्योंकि अगर स्कंक इतना निर्दयी था कि एक बुजुर्ग महिला को मार सकता है तो उसने डेविड को उसी समय क्यों नहीं मारा। सुनसान इमारत में डेविड स्कंक से बेरहमी से पूछताछ करता है। आखिरकार स्कंक एक ऐसा सुराग देता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वह मैथ्यू के अपहरण की असली वजह तो नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर कहता है कि अगर सच जानना है तो अपने पिता लेनी से पूछो कि निक्की फिशर आखिर मैथ्यू को क्यों चाहता था। लेकिन इससे पहले कि डेविड उससे और जानकारी निकाल पाता, FBI वहां पहुंच जाती है। एक बार फिर ऐसा लगता है कि अब डेविड बच नहीं पाएगा, लेकिन रेचल और हेडन की मदद से वह आखिरी क्षण में फिर पुलिस की पकड़ से निकल जाता है। यहीं पर फिल्म का पहला पार्ट खत्म होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर मैथ्यू सच में जिंदा है तो आखिर उसे 5 साल तक दुनिया से छिपाकर किसने रखा। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करना मत भूलना।